ये जो आप सामने देख रहे हैं ये गुलाब बाग है। इसको सज्जन मतलब वस्तुस्थिति में ये सज्जन निवास बाग है, परंतु गुलाब बाग के नाम से ये प्रसिद्ध है। इसको महाराजा सज्जन सिंह जी ने निर्माण करवाया है, इसलिए इसका नाम सज्जन निवास बाग है। तो सज्जन निवास बाग में आर्टिफिशियल पशु पक्षियों को डोनेट किया है व्यक्ति ने, जिसने बनाया है उसी ने डोनेट किया है। ये गुलाब बाग के पक्षियों की आवाज़ है, चहचहाती चिड़िया और विभिन्न पक्षियाँ। ये आप देख रहे हैं अरिहंत वाटिका, जिसमें हम ले चल रहे हैं आपको। और अरिहंत वाटिका में हम लोग अध्ययन करेंगे कि हमारी छात्र परीक्षाओं के दौरान क्या करें। देखिए, होता क्या है कि सभी छात्र जो है पढ़ाई करते हैं और अपनी जी जान से पढ़ाई करते हैं, परंतु होता क्या है वस्तुस्थिति में कि वो पढ़ते तो हैं परंतु उनको लिखना नहीं आता है। परीक्षा में जब लिखना नहीं आता है तो उसका प्रभाव उनके जीवन पर, परिणाम पर पड़ता है, क्योंकि परीक्षक तो सिर्फ कॉपी देखता है, इसमें क्या लिखा है और कितना लिखा है, तो इसके आधार पर वो छात्र को निर्णय करता है कि छात्र किस स्तर का है। इसलिए आज हम चर्चा करेंगे कि परीक्षा में कैसे लिखें। ये देखिए, आम के पेड़ पर फूल भी आ रहे हैं, फूल पे खूब सारे आम का पेड़ है। सबसे बड़ा पार्क है ये। इसमें हम देखेंगे कि परीक्षा में जांच करना क्यों ज़रूरी है। देखिए, हमारे देश में परीक्षा है लिखित परीक्षा, व्यक्ति के व्यक्तित्व को ज़्यादा नहीं निखारते हैं, वो व्यक्ति की लिखित परीक्षा प्रणाली से चलते हैं। इसीलिए जो है लिखित परीक्षा में वो क्या कर पाए और कैसे कर पाए, इसकी चर्चा करते हुए हम बताएंगे कि लिखना कैसे चाहिए। पढ़ाई तो सब करते हैं, परंतु उसको पढ़ाई का प्रेजेंटेशन, वो देखिए खरगोश, छोटे छोटे खरगोश, पढ़ाई का प्रेजेंटेशन वो किस तरह से कर पाते हैं, इसका अलग बात है। तो जब सही ढंग से प्रेजेंट करेंगे तभी उनको अंक मिलेगी। अध्यापक तो यही देखता है कि छात्र ने कैसे प्रेजेंट किया, हमने वो मतलब जो ज्ञान बताया उसको किस तरह से उससे आत्मसात किया और वो उसके साथ क्या कर रहा है। और इसी उद्देश्य से हम आज बोर्ड परीक्षा मार्गदर्शिका को मैंने लिखी है। वर्ष या बोर्ड परीक्षा मार्गदर्शिका देख रहे हैं, मेरी सुश्री रचना अग्रवाल और मैंने मिलकर लिखी है। देखिए, होता क्या है कि जब हमारी पहली पीढ़ी शिक्षा लेती है, दूसरी और तीसरी पीढ़ी लेती है, तब तो जानकारी ले लेती है, परंतु जब पहली पीढ़ी कॉलेज शिक्षा लेती है तो उसको शिक्षा लेने का भी तरीका ज्ञान नहीं होता है और शिक्षा को मतलब पढ़ाई को प्रेजेंटेशन करने का भी ज्ञान नहीं होता है, और न माँ बाप ही उसको गाइड कर पाते हैं। इसीलिए जो है हमने ये परीक्षा की मार्गदर्शिका बनाई है। और इसमें क्या है कि हम हर अभिभावक का दायित्व है। जब हम देख रहे हैं कि हर अभिभावक का ये दायित्व है कि वो अपने बच्चों को विशेष परिस्थितियाँ प्रोवाइड करें, विशेष तरह से गाइड करें, ताकि उनका बच्चा अपने आप में आत्मविश्वास से लिख सके। देखिए, आत्मविश्वास ज़रूरी है और उसको ज्ञान ज़रूरी है। जब अभिभावकों का दायित्व निर्धारित करते हुए बताएंगे कि अभिभावक को चाहिए कि बच्चा क्या पढ़ रहा है, कैसे पढ़ रहा है, कब पढ़ रहा है, इसका पूरा ध्यान रखें। और साथ ही साथ पढ़ने के साथ साथ उसके रिटन स्किल्स कैसे हैं, लिखने के कौशल कैसा है, और चित्र बनाने का उसको प्रेजेंटेशन का स्किल्स कैसा है। साथ ही उसको लिखने की सामग्री सब प्रदान करनी चाहिए। बच्चे के पास अगर लिखने की सामग्री नहीं है, तो सही उचित पेन, पेंसिल, रबर, शार्पनर और व्यवस्था नहीं है, तो जीवन में वो सफल ही नहीं हो पाएगा। इसलिए हमें उससे ज़रूरी है स्केल, रबर, पेंसिल सब देवें। मतलब मैंने कई गाँव में देखा है, बच्चे पेंसिल तक के लिए रोते हैं, माँ बाप से मतलब रो के कॉपी मांगते हैं कि मेरे को एक कॉपी चाहिए। तो इस चीज़ को मतलब अभिभावक ध्यान दें कि अगर आपको बच्चे को पढ़ाना है तो बच्चे को थोड़ी सी बेसिक स्ट्रक्चर तो आपको प्रदान करना पड़ेगा। देखिए, उसके लिए खर्चा भी होगा, परंतु हमें उस खर्चे से डरना नहीं चाहिए। या भारत सरकार को ऐसा चाहिए कि हर पढ़ने वाले बच्चे को कुछ सामान मुफ्त में देवें, ऐसा जो सब्सिडाइज रूप में देवें, ताकि उसको बच्चा जो है खरीद सके। अलग की आदत हो सकती है कि ज़्यादा टीवी देखें या कुछ खेल खेलें या वीडियो देखें, परंतु हम माँ बाप को चाहिए कि जब शिक्षा का दौर है, मतलब होता क्या है कि भारतीय पुरानी परंपरा में तो ब्रह्मचारी आश्रम होता था,
और जो उसमें जो है बच्चे गुरु के आश्रम में ही रह के पढ़ते थे, मतलब एनवायरनमेंट सारा कंट्रोल होता था। परंतु आज के युग में वातावरण तो जो हर घर का वो वैसा ही है, अलग अलग है, तो उसको वातावरण में बच्चा नियंत्रित रहे ये ज़रूरी है। ज़्यादा टीवी नहीं देखे, ज़्यादा खेलो आमोद प्रमोद में नहीं लगा रहे, क्योंकि जो समय पढ़ने का है, जिस उम्र में पढ़ाई करना है उस उम्र में पढ़ाई ही करते हैं उसको, और वो पढ़ाई ही उसके जीवन भर का जीवन को बनाएगी। देखिए समय दें सबके लिए, परंतु मुख्य उसका टास्क क्या है, बच्चे को ये समझ में आना चाहिए कि उसका मुख्य कार्य पढ़ाई करना है, और पढ़ाई में ही उसको लगना रहना चाहिए। अच्छा, उसके साथ साथ माँ बाप को चाहिए कि उसको सही समय पे भोजन देवें, उचित जो है उचित खान पान के लिए साथ देवें, क्योंकि भोजन ऐसा चाहिए कि जो ब्रेन का विकास करे। अगर मस्तिष्क का विकास नहीं होगा तो भला बच्चा क्या लिखेगा। तो उसके लिए थोड़ा सा उसको आप दूध में घी डाल कर दीजिए, अथवा आप फेंटा हुआ दूध दीजिए, मतलब दूध को इधर उधर करके और दूध दीजिए उसको। च्यवनप्राश वगैरह कुछ इस तरह के भी खिलाइए, और संभवतः हो तो बादाम काजू थोड़ा सा चने को भिगो करके, मूंगफली को भिगो करके सवेरे उसको कुछ न कुछ 1/3 ऑफ द बॉडी रिक्वायरमेंट नाश्ता उसको सवेरे मिलना ही चाहिए बच्चे को। बच्चा भूखा स्कूल नहीं जाना चाहिए या पढ़ाई के लिए भूखा नहीं जाना चाहिए, ताकि उसको सही काम कर सके। तो उसका ज़्यादा मसालेदार भी नहीं होना चाहिए, चटपटा भी नहीं होना चाहिए, और बच्चे को बाहर के खाने की आदत, चाट पताशे कचौरी वगैरह ये सब की आदत, पिज़्ज़ा बर्गर, इन सब की आदत नहीं डालनी चाहिए। महीने में एक बार नियंत्रित अपने साथ ले जा करके ही बच्चों को खिलाना चाहिए। बच्चे को अपने आप लाने और ले जाने के लिए परमिशन नहीं दें। आप जैसा वातावरण देंगे वैसा ही बच्चा बनेगा, और फिर आप कहेंगे हमारा बच्चा तो ये नहीं खाता है, हमारा तो यही खाता है, यही खाता है। अब दोष बच्चे में देते हैं, जबकि दोष अभिभावक का होता है। इसलिए हमें चाहिए कि बालक को खान पान पर ध्यान रखें। अच्छा, बालक जब पढ़ता है तब ध्यान रखें कि उसकी रीढ़ की हड्डी सीधी हो। ये रीढ़ की हड्डी अगर सीधी रहेगी तो हमारे मस्तिष्क में जो सूचनाएं जा रही है वो सीधी नर्वस सिस्टम से में जाएगी और हमारे शरीर में पहुंचेगी, तो वो बात जल्दी मन में लगती है। और दूसरा चीज़ है कि उसको बैठने की उचित स्थान दें, उचित व्यवस्था दें, और पर्याप्त रोशनी की व्यवस्था होनी चाहिए। बच्चों को मतलब ज़बरदस्ती पढ़ाई के लिए नहीं बिठाएं, दिन रात पढ़ाई मत करें, नहीं करें। बच्चों को उत्साहित करें, प्रेरित करें, और उसको कोई न कोई तरीके से जो है उसको प्रेरित करें कि वो पढ़ाई करे। पर उसको ज़्यादा लालच नहीं दें कि तू ये करेगा तो इतना पैसा मिलेगा या ये चीज़ देंगे। लालच देना बुरी बात है। और उसको समझाए कि अगर मन लगा कर पढ़ेगा तो उससे जो है कुछ रिवार्ड मिलेगा, और अगर नहीं पढ़ेगा तो पनिशमेंट मिलेगा। उसे समझ में आना चाहिए कि सफलता और असफलता के बीच में क्या अंतर है। इसलिए अगर बच्चा पढ़ेगा और सही ढंग से कार्य करेगा तो उसका जीवन ही सफल होगा। मतलब पढ़ाई ही उसके जीवन को बनाने वाली है, उसको ये समझ में आना चाहिए। तो इसलिए हमें इसके साथ साथ मैं आपको उसको जो बताऊंगी कि बच्चे की दिनचर्या, प्रतिदिन की दिनचर्या में क्या होना चाहिए, क्या कि प्रतिदिन की दिनचर्या ही उसके जीवन को बताएगी। तो अब हम अरिहंत वाटिका छोड़ करके दूसरी वाटिका में चलते हैं, जहाँ पे आपको गुलाब बाग के भी दिग्दर्शन होते रहेंगे और हमारी बातों का भी आप जो है आनंद ले सकेंगे, और मैं भी आनंद उठा सकूँगी। गुलाब बाग में कई बार सवेरे प्रातःकाल ध्यान करने के लिए भी नागरिक आते रहते हैं। यह वृक्ष पर बेल आच्छादित है, इसलिए मतलब ये जो बेल है इसको हैंगिंग बेल कहते हैं, और ये वृक्ष के ऊपर चढ़ जाती है और वृक्ष के ऊपर चढ़ के लटकते हुए सौंदर्य प्रदान करती है। कर्टन बेल भी कहते हैं इसको। पर्दे के आकार का घर के चारों तरफ पर्दा एक तरह से टान देती है, तो इसे कर्टन बेल भी कहते हैं।
आप कीकरबाड़ी देख रहे हैं गुलाब बाग की। कीकरबाड़ी मतलब कि अंग्रेज सबसे पहले इसको विलायती इमली भी कहा जाता है कीकर को। यह गुलाब वाटिका है और ये वाटिका चारों ओर सजावट के लिए, मतलब गुलाब क्या इतनी ये इसी क्षेत्र में लगे हुए हैं गुलाब के पौधे, और इसी के लिए काफ़ी माली भी काम करते हैं। गुलाब बाग में देखेंगे कि ये महात्मा गांधी उद्यान है। इसको महात्मा गांधी उद्यान का नाम दिया गया है। जब ये बना था तब क्वीन विक्टोरिया पार्क के नाम से था। मतलब ब्रिटिश की महारानी क्वीन विक्टोरिया की यहाँ पर जो गांधी की स्टैचू आप देख रहे हैं, इसकी जगह उनकी स्टैचू थी जो आज़ादी के पश्चात उसको हटा दी गई है। आज़ादी के पश्चात इसे सरस्वती भवन लाइब्रेरी बना दिया गया, परंतु इस बिल्डिंग को आप देख रहे हैं, ये कर्नल जेम्स टॉड के समय ये महल रहा है और वो यहीं रहते थे। यहाँ पर रह के उन्होंने राजस्थान का इतिहास, हिस्ट्री ऑफ राजपूताना ये लिखा था, और यहीं पे ही उनके मतलब उन्होंने इसको डेवलप करने के लिए अंग्रेज़ी स्टाइल में ये सारे ही डेवलप किया है, करने का मार्गदर्शन दिया है। विद्यार्थी अपने प्रतिदिन की जीवनचर्या पर ध्यान दे, और यदि बच्चा मतलब छोटा है तो माता पिता उसकी पढ़ाई पर ध्यान दें। विद्यार्थी को हमेशा रात को जल्दी सोना चाहिए, सवेरे जल्दी उठना चाहिए। अर्ली टू बेड अर्ली टू राइज मेक्स ए मैन हेल्दी वेल्दी एंड वाइज। नाश्ता करेंगे तो जल्दी सोना, और हमारे शास्त्रों में भी लिखा है कि ब्रह्म मुहूर्त में जागना चाहिए। सूर्य की पहली किरण के साथ व्यक्ति को जाग करके अपनी दिनचर्या शुरू करनी चाहिए। अच्छा, फिर दूसरी चीज़ है कि उसको अपने पढ़ाई का टाइम टेबल बनाना चाहिए। उसको दैनिक जीवन में बहुत अनुशासित रहना चाहिए और समय सारणी बनानी चाहिए कि किस समय वो क्या सब्जेक्ट पढ़ेगा, और समय का समय भी निर्धारित होना चाहिए। खेलने का समय, उसका
टीवी देखने का समय, तो उस समय उसका मस्तिष्क भी उस क्रिया में संलग्न रहता है। चलते हुए आगे तक आप देख रहे हैं ये कुत्ते की समाधि है। जेम्स टॉड के साथ एक कुत्ता था, वो उसकी देहावसान यहीं उदयपुर में हो गया था और उसको उन्होंने समाधि उसको यहाँ पे गाड़ करके उसके ऊपर समाधि का निर्माण कराया गया। तो गुलाब बाग में ये कुत्ते की समाधि ये उपेक्षित पार्क है, मतलब उपेक्षित क्षेत्र है जिसको ज़्यादा ध्यान नहीं दिया जाता है। पालतू पशु पक्षियों के प्रति प्रेम को दर्शाते हुए ये बताया गया है कि उनकी भी जीवन होता है, उनकी भी मृत्यु होती है और उनकी भी समृद्धियाँ होती है। गुलाब बाग में ऋतु परिवर्तन के साथ साथ फल फूलों की खेती भी बदलती है। ये आप देख रहे हैं इस क्यारी में नाग केसर लगाई है। अब नाग केसर गर्मियों में भी नाग केसर के फूल आएंगे और इधर ये सफाई कर रहे हैं। यहाँ पे करीब 20-25 सफाई कारीगर मतलब गार्डन की सफाई करने के वाले लोग हैं और ये बहन जी बताएंगी कि कितना सफाई कर्मचारी है सड़कों की सफाई करने और पत्ते समेटने के लिए। करीब कितने हैं बहन जी? कतरी जने 15-16 जने नगर पालिका की ओर से नियुक्त है सेवा निगम में। तो इस प्रकार गुलाब बाग इतना बड़ा है कि यहाँ पे जितना कार्य करे उतना ही कम पड़ता है। हाँ। मतलब पतझड़ में होता है ज़्यादा, पतझड़ में ज़्यादा परेशानी होती है। 12 महीना चाले है तो 12 महीना चाले होता, सही बात है। यह आप देख रहे हैं आर्य समाज का सत्यार्थ प्रकाश भवन। सत्यार्थ प्रकाश भवन नवलखा महल के रूप में है और यहाँ पर स्वामी दयानंद सरस्वती उदयपुर प्रवास के दौरान यहीं पे रहे थे और इन्होंने सत्यार्थ प्रकाश की नींव यहीं पे डाली। सत्यार्थ प्रकाश के लिखने का कार्य यहीं से शुरू किया। इस प्रकार गुलाब बाग राजस्थान की हिस्ट्री में बहुत ही महत्वपूर्ण रहा है, आज़ादी से पहले और आज़ादी के बाद। यह सत्यार्थ प्रकाश भवन जो है यह इसके संस्थापक जो है स्वामी तत्वबोधानंद सरस्वती जी रहे हैं। इन्होंने अपना जीवन पे लगाया है।
अंदर म्यूजियम बना हुआ है जो महर्षि दयानंद सरस्वती के जीवन काल को पूरे प्रत्येक घटना को दर्शाता हुआ विस्तार से बताया। गुलाब बाग का सदियों पुराना बरगद का पेड़ है और सबसे पुराना स्थान है। इस बरगद के पेड़ की एक शाखा सामने की तरफ उधर भी है और आप देखेंगे ये बरगद का पेड़ काफ़ी लंबे क्षेत्र में फैला हुआ है। इस तरफ ये जो नवलखा हनुमान जी का मंदिर है, ये आप देखेंगे कि यहाँ पे आस्था का केंद्र भी है, नवलखा हनुमान जी। और इधर आप देखेंगे कि यहाँ पे राधा कृष्ण का मंदिर भी बना हुआ है। राधा कृष्ण जी का मंदिर है, तो इसमें जो है भगवान राधा और कृष्ण जी का बहुत ही सुंदर स्थान है। यह सर्कल आप सर्कल देख रहे हैं, यह भी अंग्रेजी शैली में ही विकसित किया गया है। यहाँ पे मछलियाँ तैरती थी किसी ज़माने में और उस पर जो है स्टैचू बनी हुई है, उससे पानी निकलता था। हर जगह फव्वारे निकलते हैं और सुंदरता बढ़ाते हैं। तो गर्मियों में ये ठंडक भी देता है और इस प्रकार घने पौधों के बीच में, वृक्षों के बीच में आप जो है देख रहे हैं कि आप ये वाटिका, ये सर्कल बना हुआ है। यहाँ पर ये भी संभवतः जेम्स टॉड के समय ही अंग्रेज और ब्रिटिश काल में ही विकसित हुआ है। गुलाब बाग में कमल तलाई का रास्ता है ये। यहाँ पे राणा जी बाव जी का भी स्थान है। राणा जी बाव जी भारत में हर जगह रहते हैं। ये ज़मीन के देवता कहलाते हैं कि ज़मीन के देवता भूमिया बाबा या राणा जी बाव जी। इधर राजस्थान में राणा जी बाव जी कहते हैं, यूपी में भूमिया बाबा कहते हैं। गुलाब बाग आस्था का स्थल है। यहाँ पर आप देखेंगे कि प्राचीन आस्था का स्थान है। उदयपुर को चित्रकूट उदयपुर कहा जाता है। इसके पीछे भी कुछ कारण रहा होगा। वो ये प्राचीन, यहाँ पे बावड़ी बनी हुई है। बावड़ी यह जब से गुलाब बाग बनाया होगा तभी से जो है, उससे पहले का पुरातन स्थान है। इसमें यहाँ पर आप देख रहे होंगे बावड़ी के चारों ओर गड्ढे बने हुए हैं। ये गड्ढे जो लोग जिस ज़माने में भांग खाते थे, भांग पीते थे, वो यहाँ पे आके भांग और ठंडाई घोटते थे और पीते थे। और यहाँ पे जो राम जानकी का मंदिर है, इस मंदिर में आप देखेंगे भगवान राम, लक्ष्मण, राम और सीता जी का जो है मूर्ति बनी हुई है। ये भगवान राम और जानकी माता की मंदिर है और इसीलिए चित्रकूट मतलब उदयपुर को चित्रकूट उदयपुर कहा जाता है। पुराने ज़माने में हमारे मतलब जब लंदन से लोग आए थे, जब भारत स्वाधीन गुलाम नहीं था, तब भी उदयपुर और लंदन में दोस्ती थी, तो इसलिए यहाँ पे दोस्ती लंदन का सिक्का चलता था। यह कमल तलाई है। इसको हाँ, कमल तलाई में जो है किसी ज़माने में बहुत सारे कमल लगे रहते थे और इसको वापस नगर पालिका ने इसी प्रकार विकसित किया है कि गर्मी में यहाँ पर लोग आनंद ले सके। ये देखिए आप पेड़ के जो है विलायती पेड़ है, इसको विलायती फल भी कहा जाता है।
इसकी संभवतः मेडिसिन्स बनती हैं। और अगर आप देखेंगे तो इधर आम जामुन ग्रीष्म के मौसम में काफ़ी सारे फल लगे रहते हैं। तो फव्वारे चलेंगे तो यहाँ की मिट्टी और इसको सफाई करके और फिर इसको लगाना पड़ेगा, इसलिए अभी संभवतः फव्वारे बंद कर रखे हैं और पानी भी यहाँ पर पूरा भराएंगे। गुलाब बाग के दूसरे एक छोर पर कमल तलाई है तो दूसरे छोर पर मिराज ज्योतिष उपवन बना हुआ है। ये कमल तलाई मतलब यह ज्योतिष उपवन जो है मिराज वाटिका के नाम से भी जाना जाता है। ये स्वास्थ्य के लिए, एक्यूप्रेशर के लिए और ज्ञान के लिए, ज्योतिष ज्ञान के लिए भी उपयोगी है। अब आप चलेंगे इसमें देखेंगे कि यहाँ नीचे इसमें बिना जूते चलना होता है और ये इस प्रकार एक्यूप्रेशर की टाइल्स लगी हुई है। एक्यूप्रेशर की टाइल्स की खासियत इस वाटिका को उपवन वाटिका, ग्रह वाटिका और राशि वाटिका, ग्रह वाटिका लिया है। ग्रह मतलब प्लैनेट्स जो है ना, इनके बारे में जानकारी है और दूसरी एक तरफ राशि, ग्रह राशि के बारे में जानकारी है, तो तीसरी तरफ अश्विनी मतलब नक्षत्र के बारे में जानकारी है। तो नक्षत्र क्या है, उसके देवता कौन है, उसकी राशि क्या, ये नहीं ना, नक्षत्र कौन से हैं, उसके देवता कौन है, और राशि क्या है और वृक्ष कौन सा होता है। हर नक्षत्र का एक वृक्ष होता है ताकि उसको अगर जल देते हैं तो नक्षत्र शांत होता है। यह मिराज जो कंपनी है उसके माध्यम से इसको मेंटेन किया जाता है। अगर आप नीचे देखेंगे तो ये जो एक्यूप्रेशर के वाले टाइल्स है, इस पे लोग दौड़ते हुए भी चलते हैं और पाँव के तलवे भी इससे ठीक होते हैं। मतलब शरीर के सारे पॉइंट्स पाँव में होते हैं और पाँव के माध्यम से ये एक्यूप्रेशर करके और इससे सारे तलवे ठीक होते हैं। अब आप जगह जगह फल बिखरे हुए देखेंगे। ये फल जो है गुलाब बाग में आप अगर देखेंगे तो कहीं भी फल का ठेका नहीं दिया जाता है। फल मतलब जनता के लिए सुलभ है, जो नीचे गिरे हों वो जनता खा सकती है, ले सकती है, उठा सकती है। देखिए आप ये देखिए, ये अमरूद नीचे गिरा हुआ है। इस प्रकार जितने भी फल हैं इसका ठेका नहीं दिया जाता है। ये आप देखेंगे नक्षत्र पूर्वाषाढ़ है, इसका देवता जल है, राशि धनु है और जल देवस जो है वृक्ष है। इसका वृक्ष शायद विश्व के कारण जो है जल गया है। यहाँ पे जगह जगह चिड़िया के लिए पानी रखा जाता है और वृक्षों को भी काटा जाता है, परंतु ये जो है इसका कटहल का वृक्ष चल रहा है परंतु सूख गया है। ये जैसे पूरी ग्रह के बारे में जानकारी है कि गुरु ग्रह का वृक्ष पीपल है और पीपल का और उसका रंग जो है पीला है, ग्रह का वृक्ष। इसको इंग्लिश में भी दे रखा है कि शतभिषा नक्षत्र है, देवता वरुण है मतलब जल है और राशि इसकी कुंभ है और कदम का वृक्ष है। एक तरफ ग्रह वाटिका है तो दूसरी तरफ राशि वाटिका है। ज्योतिषों के अनुसार हमारी राशियाँ जो है 9 होती हैं
आप ये देख रहे हैं वृश्चिक राशि है, मंगल ग्रह है, खेर का वृक्ष है और रंग लाल है। मंगल का रंग लाल है। इसी प्रकार आप पूरा देखेंगे, ये राशि वाटिका है, आप प्रत्येक राशि को देख सकते हैं। ये पुनर्वसु नक्षत्र है, अदिति इसके देवता हैं, मिथुन और कर्क राशि दोनों में आता है और इसका बांस का वृक्ष है। ये देखिए, ये आप स्पेशल बांस का वृक्ष अलग तरह का बना हुआ है। इस बांस के वृक्ष में इसका मतलब इस राशि की शांति होती है, इस नक्षत्र की शांति होती है। अश्लेषा नक्षत्र का देवता सर्प है, कर्क राशि है और वृक्ष है नागकेशर का। बच्चे भी यहाँ पे आते हैं और नंगे पांव चलते हैं, और महिलाएं भी सवेरे जो है जो 8-10 चक्कर कई बार कोई करती है, कोई 2 चक्कर करती है, कोई 1 चक्कर करती है। इस प्रकार एक्यूप्रेशर के चक्कर यहाँ पे, आंगन भी बिल्कुल साफ़ है और इस प्रकार एक्यूप्रेशर का पैदल चलते हैं बिना जूते के। परंपरागत रूप से गुलाब बाग को जल सींचने के लिए ये एक हारन बनाई गई थी। इसको हारन बोलते हैं, मतलब दूतलई से पानी इस तरफ आता है और ये सारी पूरा गुलाब बाग की चारों तरफ होता हुआ ये यहाँ से पानी सप्लाई करते जाते हैं। मतलब पानी बाल्टियाँ भर भर के इधर उधर डाल देते हैं माली, तो उनको पानी लाना ले जाना नहीं पड़ता है। तो परंपरागत रूप से ये तरीका है। कई बार जो है गाँव, जब उदयपुर शहर में नल लाइन नहीं थी तो यहाँ पर आके औरतें नहाती भी थी, स्नान भी करती थी और कपड़े भी धोती थी। यदि आपको मेरी ये वार्ता पसंद आई हो तो आप लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और शेयर करिएगा, और मुझे भी कमेंट भी करिएगा ताकि हमें प्रोत्साहन मिले।